इस वीडियो की शुरुआत में अम्मा के साथ करना चाहता हूं। ये कोई मेरी व्यक्तिगत अम्मा नहीं है, ये देश की अम्मा है। दो बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने बोली थी। ये बिक गई है गवर्नमेंट, सारे मिलके हमको पागल बना रहे। अब मैं आपको वो 5 खबरें बताऊंगा जो आपको बताएगी हाँ वास्तव में बेवकूफ बनने वाले तो हम ही लोग हैं। समझिए कैसे। संबित पात्रा और चित्रा त्रिपाठी और ये कल आपने वीडियो देखा होगा कन्हैया कुमार का, ये कल डिबेट कर रहे थे। ये डिबेट कम हाईजैक स्टेज को ज्यादा करते हैं। कल एम्बैरेसिंग मूवमेंट था, चित्रा त्रिपाठी के लिए मॉडरेट नहीं कर पा रही थी। कई बार संबित पात्रा ने लताड़ बीच में लगा दी थी। ओमपुरी की जो बेटी है उनको कई बार कहना पड़ा कि संबित पात्रा जो थम जाइए, रुक जाइए, हम आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन ये मछली बाजार वाला स्थिति मत बनाइए। तो कल बहुत बुरा दिन था चित्रा त्रिपाठी के लिए। हम बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने इसको ओवरलुक कर दिया होगा। संबित पात्रा से जब पूछा गया कन्हैया कुमार के द्वारा कि भाई तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है कि जो तुम ओएनजी के डायरेक्टर बन गए, पता संबित पात्रा ने क्या जवाब दिया कि मैं 2000 बैच का 19वां रैंक होल्डर हूं। उस समय यूपीए की सरकार थी, कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो पीछे से मुझे घुसा दिया। अरे एक सेकंड सुनो संबित पात्रा, पहली बात संबित पात्रा, अगर आप रैंक होल्डर थे यूपीएससी के तो आपके लिए पहले उमा भारती काफी है। ये नेता ही घूमने देते हैं ऐसा। आपको गलत फहमी है। ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है। चप्पल उठाती है हमारी। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए सम्मान हमेशा से रहा है। और दूसरी बात ये बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार कब थी? कांग्रेस ही थे। जब हाल कर तो चाटुकारिता की भी हद होती है। क्या आप कंगना रनौत वाली बात पे पहुंच गए क्या कि 2014 के बाद ही आजादी में मिली है? 2014 से पहले कांग्रेस, इसका मतलब पूरा सब बेड़ा कर किन लोगों ने किया हुआ, तब हम गुलाम थे ही थे, है ना? इसका मतलब वाजपेयी जी भी उसी श्रेणी में आ गए। अरे पद पाने की इतनी चाटुकारिता भी सही नहीं है संबित पात्रा जी, समझिए इस बात को। और पहली बात तो उन लोगों के 2 मिनट का मौन रखना चाहूंगा जो कंगना रनौत को इंटेलेक्ट कहते हैं। मतलब कंगना रनौत तो जाकर के कुछ भी किसानों को बोल देंगे और किसान रोककर उससे पूछेंगे कि मैडम आप एक बात बताइए कि आपने किस आधार पे हमसे ये कहा कि आतंकवादी है, तो कल आप बिल बना गई, है ना? लोकतंत्र में कितना बोलना है और क्या बोलना है इसकी समझ जिस मैडम को नहीं है, उस मैडम को इंटेलेक्ट समझने वाले के लिए 2 मिनट का शांति। तो ये एंकर वाली जो बात है ना, इंक्लूड करना बहुत जरूरी था। क्योंकि आप देखो एक बात मैं आपको बताऊं, यही छोटी छोटी बातें जो हमारे बीच में लाके नहीं रखी जाती है। अब आपको छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं। ये आप देखो रुबिका लियाकत का ये ट्वीट आप देखिए। बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है अखिलेश यादव, वो इस समय रैली कर रहे हैं। वहां सारी विधानसभाओं पर, सारी लोकसभा सीटों पर बीजेपी का परचम लहराया हुआ है, वहां गढ़ माना जाता है। लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा सैलाब देख करके रुबिका लियाकत का ट्वीट आप देखिए। वो कहती हैं कि क्या ये जन सैलाब वोटों में तब्दील होगा? यूपी चुनाव को लेकर के क्या अखिलेश यादव का प्लान क्या है? ये सारी बातें आप विपक्ष, देखो सवाल कुछ नहीं है, सवाल सिंपल है, लेकिन बीजेपी के पास जाते ही ये सवाल वोट में ही तब्दील हो जाता है कि इतना बड़ा जन सैलाब, यानी कि वोटर उनके साथ है। पक्ष विपक्ष को देख करके आपके सवाल बदलते रहते हैं। जन सैलाब है तो क्या वोट में तब्दील होगा? बीजेपी के लिए अगर वो जन सैलाब इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब वोटर इकट्ठा हो रहा है। 2300-2500 लोग मिलकर के कहते हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी जी इनको पसंद है, तो आप कहते हैं अपनी टीवी पे जाकर के कि 135 करोड़ देश की जनता कहती है कि आज भी उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। अरे मास्टर स्ट्रोक में तो कई बार मैंने आपको देखा है। तो अभी दिखाने की कोशिश आप ये करती हैं 135 करोड़ की जनसंख्या है, वो नरेंद्र मोदी जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती है। हद है यार। तो 2500-2600 के आसपास के आंकड़े की बात आप लगातार कभी नहीं करती हैं। तो ऐसे इनके सवाल बदल जाते हैं। इस बात पे आपको ध्यान रखना है। सवाल रखो, सेम रखो, वही कांग्रेस, वही बीजेपी, वही समाजवादी पार्टी, वही टीएमसी के लिए, बदलो मत उस चीज को। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये अक्षय पात्र वाले कहां चले गए? ये 2014 से पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स का लेकर के आंकड़ा हमेशा पेश करते थे, ट्विटर डालते थे। अब मैं सामने देख लो, एक बात आपको कॉमन दिखाई देगी कि 2014 से पहले के जितने भी ट्वीट्स हैं वो सब आपको दिखाई देंगे। लेकिन 2014 के बाद इन्होंने ट्वीट करना बंद कर दिया। भुखमरी कम हो गई क्या? इसको लेकर के तो, माल न्यूट्रिशन को लेकर के तो स्मृति ईरानी ने संसद में पोल खोल दिया, यूपी की कई राज्यों की पोल खोली है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी हमारी स्थिति अभी सुधरी नहीं है, अब भी खराब है। लेकिन इनके ट्वीट क्यों नहीं आ रहे? अब इनको बताओ साहब कि अभी देश लोकतांत्रिक है, हिटलरशाही अभी शुरू नहीं हुई है। अगर मैं बोल पा रहा हूं तो इसका मतलब लोकतंत्र है। तो आप क्यों बोलना आपने बंद कर दिया? क्या लालच है आपका? आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? ये बताइए तो सही, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? 2014 से पहले आपने बोलना बहुत शुरू किया। 2014 के बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स को देखने के बाद आपकी आत्मा शांत कैसे है? शरीर तो है ही, लेकिन आत्मा शांत कैसे है? बताइए तो सही। ये सब मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं। बहुत बड़ा खेल चल रहा है दोस्त। अगली खबर मैं आपको बताऊं देवस्थानम बोर्ड के बारे में। देखो कितनी बड़ी हिपोक्रेसी की सीमा भी भाई साहब तगड़ी होती है। देखो देवस्थानम बोर्ड को लेकर बीजेपी ने 3 तो अपने मुख्यमंत्री बदल दिए। वहां क्या करने जा रहे थे कि 4 धाम का जो भी चंदा है उसका हिसाब किताब सरकार रखेगी।
आप सबको पता है केदारनाथ का अगर आप वो देखेंगे, केदारनाथ तक की चढ़ाई सब कुछ लगाने का तो 18 किलोमीटर के आसपास होती है, बहुत जटिल है चढ़ाई उसकी, तो वहां पर लोग बहुत कम जाते थे। लेकिन दिवाली के बाद हम सबने देखा है कि वहां पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। भीड़ बढ़ने का मतलब ज्यादा पैसा आना। सरकार ने बोला कंट्रोल करेंगे, पैसा लाएंगे और विकास में लगाएंगे। अब ये बात वहां के पंडाओं को पसंद नहीं आई, इन्होंने विरोध किया। तो विरोध करने के बाद तो नरेंद्र मोदी तो पहुंचे ही नहीं। उत्तराखंड जाने के बाद भी वो केदारनाथ नहीं पहुंचे कि भाई काले झंडे लग जाएंगे, हमारा तो इतिहास खराब हो जाएगा, सब काला वाला हो जाएगा हमारा। तो वहां तो डर के मारे गए नहीं। लेकिन चुनाव से पहले कृषि कानून को लेकर के तो इन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया। कोई डर था इनको? अब उत्तराखंड में सरकार इनकी नहीं बनेगी तो ये इनको समझ में आ गया, चलो ठीक है, देवस्थानम जो बोर्ड है ना उसको भंग कर दीजिए, हम इसको लाएंगे ही नहीं। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मजे ले रही है। कांग्रेस तो कहती है कि देखो ये तो आपकी संस्कृति के खिलाफ लिया गया कदम है, और आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि हम इसको आध्यात्मिक राजधानी घोषित करेंगे। कांग्रेस भी लगी पड़ी है, आम आदमी पार्टी भी लगी पड़ी है। बीजेपी को समझ में आएगा कि भाई देवस्थानम का जो बोर्ड है ना ये मुद्दा बन जाएगा, पता चले साधु संत सन्यासी हैं, कहीं उनका ये आशीर्वाद वोट के रूप में ना बरस जाए दोनों के ऊपर, भंग कर दीजिए। लेकिन आपको पता है कि सत्ता में आएंगे फिर वही करेंगे, क्योंकि यूपी में यही चीज होने वाली है। यहां पर मैं आपको हिपोक्रेसी की बात बताऊं, जिस चीज को लेकर के विरोध यहां पर बीजेपी के खिलाफ हो रहा है, यही चीज बीजेपी कर्नाटक में सरकार के खिलाफ कर रही है। क्या बात है, देखो समझो। इसी साल जब उत्तराखंड के 4 धामों के पुजारी अपनी परंपरागत अधिकारों के अधिग्रहण के खिलाफ बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे थे, तो बीजेपी भी ऐसे ही मुद्दे पर केरल में अपना विरोध दर्ज करा रही थी। इस साल की शुरुआत में गृह मंत्री अमित शाह केरल में एक अभियान में नेतृत्व कर रहे थे, जिसका मकसद था कि सरकारी हस्तक्षेप से हिंदू मंदिरों को मुक्त करवाना। कोल्लम जिले के चथानूर शहर में एक सार्वजनिक रैली के दौरान अमित शाह ने 24 मार्च को कहा था कि बीजेपी का मानना है कि सरकारों की मंदिरों से संबंधित मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो उत्तराखंड में आप क्या कर रहे थे? तो बेचारे जो पंडित लोग हैं ना, जो केरल से जो आते हैं, बद्रीनाथ के पुजारी हैं, वो बेचारे वही सोच रहे होंगे, यार ये क्या आदमी है, ये क्या पार्टी है, वहां कुछ यहां कुछ, पूरी उल्टी चल रही है। हिपोक्रेसी की सीमा आप लोग देखिए। आज मैं अरविंद केजरीवाल की बात करूं। अरविंद केजरीवाल जी, आप एक बात मुझे बताइए कि आप तो मुलायम सिंह यादव को महाभ्रष्टाचारी आदमी कहते थे। मुलायम सिंह यादव वही आदमी हैं जो कहते थे कि भैया कार सेवकों पर हमने गोली चलवाई है, सीना तान के कहते थे। और वही कहते थे लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। अपने वोट बैंक को साधने वाली राजनीति थी। आप तो अपने आप को भक्त कहते हैं ना, भगवान का भक्त कहते हैं, राम भक्त अपने आप को कहते हैं। पब्लिक के मन में सवाल आ चुका है, ये चीज घर कर चुकी है कि अरविंद केजरीवाल वास्तव में जय श्री राम के नारे में भरोसा तो रखते हैं, या फिर राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को साथ निभाने में, या भ्रष्टाचार खत्म करने के मकसद से राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल के उसी मुलायम सिंह यादव की पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन को कैसे हजम किया जाएगा, जिन्हें वो देश के भ्रष्टाचार नेताओं में शुमार कर चुके हैं। चुनाव में ऐसे सवाल केजरीवाल के सामने आने वाले हैं और जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपने मुलायम सिंह यादव को पहले कहा था कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। जब आप गठबंधन कर लेंगे तो बाद में आप माफी मांगेंगे, जैसे आपने अरुण जेटली के साथ माफी मांगी थी। बताइए, आप मांगेंगे? बताइए। केजरीवाल अपने में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा समझदार और नादान बनने की कोशिश करते हैं ना, और सामने वाले बेवकूफ समझते हैं, तो भाई साहब दिमाग खराब हो जाता है। ये पता है, मैं आपको बताऊं, भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखने वाली जो बात थी ना, कांग्रेस के लिए भी कहते थे, और मुलायम सिंह यादव को भ्रष्टाचारी कहते थे। करने की तैयारी में गठबंधन। तो अरविंद केजरीवाल जी, एक बात तो आपको जनता को बतानी पड़ेगी जो कंफ्यूज हो रही है, कि आप तो हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, फिर दिवाली मनाते मनाते जय श्री राम के नारे लगाने लगे, और अब वो राम भक्त पर गोली चलाने वालों के लिए गौरवान्वित महसूस करने वाले मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी के साथ आप अलायंस करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये जनता को कंफ्यूज आप क्यों कर रहे हैं? ये हिपोक्रेसी है भाई। लंबा आपको बताऊंगा संडे लाइव में 8 बजे बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल तक समझ लो कि ये खेल है। ये भी देख रहे हैं ना, दोगलापन चल रहा है लोगों का। और चौथी न्यूज में आपको बता दूं, ये ममता बनर्जी को सिखा रहे थे कि पहले राष्ट्रगान गाना और याद करना सीख लीजिए। अरे तेजस्वी सूर्या, आपकी पार्टी के जो नेता हैं, मोदी जी, जब मॉस्को गए हुए थे, राष्ट्रगान चल रहा था, धुन कानों में पड़ रही थी, वो चल करके जा रहे थे, तो उनको भी एटिकेट सिखाइए ना जा करके। ये ज्ञान दूसरों के लिए है कि अपने लिए भी है? मतलब एक हद चल रही है। सामने वाले को आपने कतई बेवकूफ समझ रखा है। हर चैनल पे आपको वैभव INI न्यूज नहीं मिलेगा जो आपको इस एक एक बात को लेकर आपको समझाएगा बच्चों की तरह। सारी बातें सिर्फ विपक्ष के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई भी गरीबी की बात नहीं कर रहा है। ना भाजपा, ना बसपा, ना कांग्रेस, कुछ नहीं, बस निशाना साध लेंगे, और निशाना साधते साधते बेवकूफी कर बैठे। देखो मैं आपको बताऊं, इंदिरा गांधी ने जब दिया था ना नारा, कौन सा गरीबी हटाओ वाला, तो अभी तक गरीबी तो हटी नहीं है, लेकिन हाँ, चुनाव इस नारे की वजह से वो जीत तो गई थी। और यहां पर मैं आपको एक बहुत फनी बात बताने जा रहा हूं। देखो, जैसे ये रिपोर्ट सामने निकल करके आती है, तो
समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव ने इस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार को किसान की आय दुगनी करने के वादे पर तंज कस दिया। देखो ट्वीट ये रहा उनका। और वही कांग्रेस के नेता हैं प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश को साफ समझा दिया है कि भैया मोदी सरकार के विकास मॉडल पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब इन दोनों महानुभावों ने ट्वीट तो कर दिया, लेकिन रिपोर्ट कौन से ईयर में थी ये भी तो पता होनी चाहिए। भैया समाजवादी पार्टी की थी, वो उसी को लेकर के टारगेट कर रहे हैं, उस रिपोर्ट को लेकर के। खैर पूरी बात आप तब समझेंगे, समझाऊंगा मैं आपको। देखिए रिपोर्ट जो है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 2015-16 की रिपोर्ट है। यानी कि ये जो रिपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल के बारे में नहीं, बल्कि अखिलेश सरकार के कार्यकाल की गवाही दे रही है। और अखिलेश सरकार ही आकर के कह रही है कि क्या कर रहे हो आप। देखो ये चल रहा कितना बड़ा खेल चल रहा है, ये कोई बताएगा नहीं आपको, आप पकड़ भी नहीं पाओगे। और रिपोर्ट में पाया गया है कि उत्तर प्रदेश में 37.78% आबादी गरीब है। अभी तक गरीबी हटाओ वाला मुद्दा क्यों नहीं बनता है? तो जनता को यह समझा दिया गया है कि जो गरीब है ना, ये परमात्मा की देन की वजह से हैं, ये राजनेताओं की देन की वजह से नहीं है। इसीलिए पब्लिक ने समझ लिया कि हाँ हम तो जन्म से अधिकार हमारा गरीबी का है, तो इसलिए बार बार वो गरीबी की बात करते हैं कि जो गरीबी हमारे टाइम उसको वोट दे देंगे। और गरीबी पर वोट तो दे दिया, लेकिन वो काम करेंगे नहीं, काम तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो इनको पता कि सीमित तो हमारे पास तो क्या कहते हैं वही चीजें हैं, बसपा है, सपा है, या फिर बीजेपी है, कांग्रेस है, लौट फिर के यही लोग आते हैं और यही लौट फिर के इसी नाम पे वोट ले जाते हैं और करते कुछ नहीं है। हमारा तो कुछ होगा नहीं, बेचारे भूले भटके, वही उनका रोना धोना कि बस गरीबी हटा दो और वोट ले जाओ। हर बार बेवकूफ इनका बनता है, क्योंकि उन्हें समझा दिया गया है कि आपको तो गरीब रहना सब जन्म से अधिकार है, और इस उम्मीद में दे दी जाती है कि हम आएंगे तो बिल्कुल सही कर देंगे। और वो उम्मीद लगभग कई दशकों तक चलेगी और ये लोग जीतेंगे और अपने एसी रूम में बैठे रहेंगे और अब गरीबी को लेकर के रोना रोते रहेंगे। और ये जो गरीब लोग हैं ये बहुत असफल हो जाते हैं अपने इस मुद्दे को बनवाने में कि भैया ये तो अब इस बार जो चुनाव होने वाला ना, इसका जो मुद्दा होगा वो गरीबी रहने वाला है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं होगा। ये मुद्दा बनता ही नहीं। जब मुद्दा बन जाएगा तो काम करने पड़ेंगे, जब काम करना पड़ेगा तो भैया फिर वोट फिर किस आधार पर ले लेंगे? ये नहीं ले पाएंगे, काम बहुत करना पड़ेगा, ये नहीं लेते हैं। तो इसलिए मुद्दा बनने देते ही नहीं, ये आपको बेवकूफ लगातार बनाते रहते हैं, हमेशा बेवकूफ बनाते हैं। इंदिरा गांधी के जमाने से और अब तक मतलब तरीका बदल दिया गरीब होने का, पैमाने बदल दिए गए हैं। देखो पहले लोगों की बुनियादी जरूरत रोटी कपड़ा मकान होती थी, और आज कपड़ा मिल भी जा रहा है तो रोटी व्यवस्था कई सरकार योजना में पूरी हो भी जा रही है। आज केंद्र सरकार कहती है कि गरीब हम उसको माना जाएगा जो 8 लाख रुपए की सालाना आय वाले को हम आर्थिक रूप से पिछड़ा मानेंगे। और ईडब्ल्यूएस से एक नई कैटेगरी बना दी है। इसलिए राजनीतिक दल अगर यह कहें कि हम आपको कपड़ा दे देंगे तो जनता की वो जरूरत रह नहीं गई है। अब जनता को भी कैश ही हाथ में अच्छा लगता है। यही तो बड़ी वजह है गरीबी सूचकांक चुनावी मुद्दा कभी नहीं बन जाता है। चुनाव से पहले 1000 पकड़ा दिए, 2000 पकड़ा दिए। ये ब्राइब होती है, ब्राइब खुलेआम चलती है। ये ऐसी ब्राइब है जिसको लीगल ब्राइब कहा जाता है। और बाकी बहुत लीगल ब्राइब अगर आपको देखनी है ना तो i9 न्यूज़ इलेक्टोरल बॉन्ड डालिएगा, आपको वो ब्राइब अच्छी खास समझ में आ जाएगी। ठीक है, हिपोक्रेसी आपने समझ ली। 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। i9 न्यूज़ इंडिया जर्नल सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब पर पेटीएम मेंबरशिप लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।